नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और आज का मुद्दा है कि क्या कश्मीर में पत्थरबाजों को राजनीतिक संरक्षण या मदद मिल रही है। यह सवाल उठा पीडीपी के बड़े नेता और श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार नजीर खान के आरोपों के बाद। नजीर ने कहा कि पत्थरबाजों को नेशनल कॉन्फ्रेंस मदद करती है। नजीर के बाद पीडीपी नेता यासिर रेशी ने भी युवाओं को बहकाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को कटघरे में खड़ा कर दिया। सवाल है कि क्या वाकई जम्मू कश्मीर की सत्ता पर कई बार राज कर चुकी उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस पत्थरबाजों की मदद करती है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस आरोपों को इनकार कर रही है और पत्थरबाजी को पीडीपी सरकार की नीतियों का नतीजा बता रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की दलील यह भी है कि उपचुनाव में पीडीपी की चर्चा नहीं है, इसलिए वो ऐसे आरोप लगा रही है। पत्थरबाजी को लेकर सियासी बयानबाजियों की सच्चाई जो भी हो, पर क्या यह नहीं माना जाना चाहिए कि पत्थरबाजों को कश्मीर में बैठे ताकतवर लोगों की मदद मिलती ही है। कल ही बारामूला की जेल में पत्थरबाजों के लीडर माने जाने वाले अलगाववादी मसर्रत आलम के पास से 2 मोबाइल फोन बरामद हुए। जेल से कुल 14 फोन मिले। कैसे कश्मीर में अलगाववाद की आग भड़काई जाती है और शासन प्रशासन कुछ कर नहीं पाता या फिर शायद करना नहीं चाहता। इस बारे में जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का बयान भी अहम है, जिसमें उन्होंने कहा कि 2008 से भटके युवाओं से बातचीत नहीं की गई, लेकिन अब उनकी सरकार इसके लिए काफी कोशिशें कर रही है। क्या वाकई महबूबा मुफ्ती की बातों में दम है? और क्या कश्मीर की सियासत के लिए देश से भी गद्दारी तक की जा रही है? कसूर उसका नहीं है जिसने पत्थर मारा, कसूर उसका है कि जिसने उसको पत्थर मारने पर मजबूर किया। जब स्टोन पेल्टर्स के नाम आ गए आरी पंथन में, वो सब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं। आप कैसे हम कह सकते हैं कि स्टोन पेल्टर कोई पाकिस्तान से हवाला आ रही है और उनको खड़ा कर रहे हैं? ये अपने लोग हैं जो खुद खाना बेदोश है और हमको भी खाना बेदोशी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर कर रहे हैं। उतनी मजाक वाली बात है। वो डेस्परेट है कि वो कहीं पे पॉलिटिकल ये जो सारा एक नरेटिव बन रहा है उस पर उनका नाम नहीं आ रहा है। पीडीपी ने उनको कैंडिडेट तो बना दिया, बली का बकरा तो बना दिया, लेकिन उनका नाम कहीं चर्चे में नहीं आ रहा है। तो चर्चे में आने के लिए जाहिर है ऐसी बातें करते रहेंगे और उस पर कमेंट करना ज़रूरी नहीं है। नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रही है। हमेशा उनको इस्तेमाल किया अपने इक़्तिदार के लिए। उनको जब इक़्तिदार मिलता है तब वो उन्हीं लड़कों को दफनाते हैं जिनको वो बंदूक थमाया उन्होंने उन्हीं को दफना दिया, उनके घरों को बर्बाद किया। जब उनको इक़्तिदार छीना गया तो उन्होंने उनके हाथों में बंदूक थाम दिया। ये उनकी रिवायत रही। पत्थरबाजी की तो मैं बात ही नहीं करूंगी, तो लोगों को मरवा रहे हैं इस वक्त। बाकी जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस सवाल है, हमने कभी किया ही नहीं है। मेरा मानना है कि अगर आज पत्थरबाजी हो रही है तो ये 2016 और जो 2017 में कंटिन्यूसली वो 2016 का सिलसिला चल रहा है, ये उसका गुस्सा है। पुलिस और जेल अथॉरिटीज ने मिलकर वहाँ पे एक सर्च की और सर्च के दौरान हमें 14 मोबाइल फ़ोन्स वहाँ से रिकवर हुए और कुछ इंक्रीमेंटिंग मटेरियल भी बरामद हुआ। और मोस्टली ये जो चीज़ें हैं, जो कम्युनिकेशन डिवाइस है, उन लोगों से बरामद हुई है जो स्टोन पेल्टिंग या इसके इन्वेस्टिगेशन में या मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। मोबाइल मिले हैं, ये सही है और उस पर FIR दी गई है और हमारी साइबर फोरेंसिक जो टीम है उसको एग्जामिन कर रही है। हमारे कश्मीर का नौजवान जो भी स्टोन पेल्टिंग करता है वह कुछ ऐसी फोर्सेस हैं और वह भी फोर्सेस पाक स्पॉन्सर्ड हैं जिनके द्वारा वह गुमराह किया गया है। पाकिस्तान में कुछ एक ग्रुप है ऐसा, सोशल मीडिया के माध्यम से डिफरेंट एप्लीकेशंस का प्रयोग करके यह बराबर भीड़ को इकट्ठा करने की यह कोशिश की जाती है, जिसमें व्हाट्सएप और फेसबुक इन सब सारी चीजों का प्रयोग किया जाता है। 2008 से इस पे कोई काम नहीं हुआ है। आज मैं बहुत संजीदगी से ये बात कहना चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, हम कोशिश करेंगे जितना भी हमसे बन पड़ेगा कि इन बच्चों से बातचीत की जाए, इनको एंगेज किया जाए, इनके क्या मसले हैं उनको सुना जाए। एक चक्रव्यूह में फंसे इसमें से इनको निकालने के लिए हम लोग रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे। एक तरफ कुछ भटके हुए नौजवान पत्थर मारने में लगे हैं, दूसरी तरफ उसी कश्मीर के नौजवान पत्थर काट करके कश्मीर का भाग्य बनाने में लगे हैं। ताल ठोक के आज का पहला सवाल है, क्या उमर अब्दुल्ला की पार्टी कश्मीर के पत्थरबाजों की मददगार है? दूसरा सवाल, क्या कश्मीर में कुछ नेता
सियासत हिंदुस्तान की करते हैं, लेकिन पत्थरबाजी पाकिस्तान के लिए कराते हैं। तीसरा सवाल, कश्मीर में चुनाव के लिए पत्थरबाजी का सहारा लिया जा रहा है। चौथा सवाल, क्या कश्मीर की सियासत के लिए देश से गद्दारी हो रही है? पांचवा सवाल, कश्मीर में विभीषण इसलिए जिंदा है पत्थरबाज। तो आपको बता दें कि आज ताल ठोक के हमारे साथ कौन कौन मेहमान हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बीडी मिश्रा हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, इस वक्त जम्मू से हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। शबनम लोन सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं, अक्सर कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर आप उन्हें ताल ठोक में देखते और सुनते हैं। संबित पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राजीव त्यागी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सलमान सागर नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने वादा किया था कि वो इस कार्यक्रम में आएंगे, लेकिन कार्यक्रम से ऐन पहले उन्होंने कहा कि उन्हें उमर अब्दुल्ला से इजाजत लेनी होगी, इसलिए उन्हें आने में देरी हो सकती है। हम उनका इंतजार करेंगे जब तक ये कार्यक्रम चलेगा। हम उम्मीद रखेंगे कि वो इसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं और आ सकते हैं कभी भी। मेरे सहयोगी राहुल सिन्हा, जो लंबे समय तक कश्मीर के ऐसे ऐसे इलाकों से रिपोर्टिंग करके आए हैं जहां आमतौर तक कोई मीडिया पहुंचता नहीं है, वो भी आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले संबित पात्रा, आप सहमत हैं पीडीपी के इस बयान से? आपकी सहयोगी पार्टी जो कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सपोर्ट करती है पत्थरबाजों को, वो लोग हैं उसके पीछे। देखिए, मैं किसी भी एक स्टेटमेंट को जनरलाइज करना नहीं चाहूँगा, मगर कुछ शक इसलिए होता है क्योंकि विगत कुछ महीनों के अंदर दो बड़े स्टेटमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस से आए। आप याद करिए, एक ऐसा स्टेटमेंट फारूक अब्दुल्ला, जो कि बहुत बड़े लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनका एक ऐसा स्टेटमेंट था जिस पे हमने डिबेट भी किया था। वो स्टेटमेंट यह था कि पत्थरबाज जो पत्थर फेंक रहे हैं वो अल्लाह के नाम पे फेंक रहे हैं और वो अपने वतन के लिए लड़ रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और आप वो भी याद करिए कि यही फारूक अब्दुल्ला ने थोड़े दिन पहले यह भी कहा था कि जो पीओके है वो क्या भारत के बाप का है जो भारत पीओके को ले जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार के स्टेटमेंट बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस से आ रहे हैं वो कोई अच्छे स्टेटमेंट नहीं है और उनसे शक नेशनल कॉन्फ्रेंस पे होता है। मगर फिर भी मैं एक स्टेटमेंट को जनरलाइज नहीं करूंगा क्योंकि वो एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है। बड़ी बात यह है कि पूरे पत्थर फेंकने के प्रक्रिया में जो आइडियोलॉजी है, जो कम्युनल आइडियोलॉजी है, उसे समझने की आवश्यकता है। थोड़े दिन पहले मूसा, जो कि बुरहान वानी का सक्सेसर है, उसने अपने एक वीडियो में कहा था कि ये जो पत्थर फेंक रहे हो ये कश्मीर के लिए नहीं फेंक रहे हो, ये पत्थर आप इस्लाम के नाम पे फेंको और एक कैलिफेट, जिस प्रकार आईएस का कैलिफेट है उसी प्रकार हमें एक कैलिफेट बनाना है। तो ये एक आइडियोलॉजिकल वार हो रहा है और मुझे लगता है हमें इस विषय को जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम सच्ची लड़ाई में सफल नहीं हो पाएंगे। तीसरी बात है, एक जो स्टोन पेल्टर्स का प्रोफाइल है उसमें देखें कई लोग डॉक्टर्स भी हैं, कई लोग इंजीनियर्स और MBA भी हैं। तो ये बहुत चिंताजनक विषय है, ये कोई नौकरी नहीं। ठीक पात्रा जी, समय हो गया आपका पूरा। राजीव त्यागी, आपकी सहयोगी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, लंबे समय तक आपने साथ मिलकर सरकार चलाई है, आपको लगता है कि आज खाली हैं तो वो पत्थर चलवा रहे हैं? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा कि पत्थरबाजों की ना तो कोई पार्टी है और ना पत्थरबाज किसी पार्टी से हैं। वो निश्चित रूप से भटके हुए नौजवान हैं जिनके बारे में हमारे देश के गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी संसद में 31/3/2017 को बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा, नॉट ओनली इन द हाउस द एंटायर कंट्री इज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट पाक स्पॉन्सर्ड इन्फ्लेटर्स एंड पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट्स आर ट्राइंग टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ टेरर इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड आई बिलीव दैट दे नॉट ओनली वांट टू क्रिएट एन atmosphere of terror in Jammu and Kashmir, or they are not only trying to displace Jammu and Kashmir, but they are trying to destabilize the entire country. ये सूचना पूरे हाउस को, संसद को माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने दी है और उन्होंने यहाँ तक कहा है, आपके यहाँ भी बयान चला है अभी, कि राजनाथ सिंह जी ने कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके पाकिस्तान इन नौजवानों को भटकाने का काम कर रहा है। रही बात पीडीपी की और एनसीपी की, तो पीडीपी की अपनी विचारधारा, एनसीपी की अपनी विचारधारा, दोनों ही पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम की पार्टी हैं। लेकिन पीडीपी जिस तरह से बुरहान वानी को शहीद मानती है और उसको आतंकवादी नहीं मानती है, उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, ये विषय है। लेकिन पत्थरबाजों से एक बड़ा नुकसान ये होता है कि देश के नौजवान जो सेना में जाते हैं उनको निश्चित रूप से नुकसान होता है और मेरे को बहुत पीड़ा होती है देखकर कि जब देश के जवान पे पत्थर बरसते हैं। ये चिंता का विषय, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो पिछले 2016 में अकेले 105 जवान शहीद हुए हैं भारतीय सेना के, जो चिंता का विषय है। समय हो गया त्यागी जी, 1.5 मिनट आपको मिला था,
उसका आपने जैसे भी यूटिलाइजेशन किया वो अब खत्म हो चुका है। वापस आऊँगा अगले सवाल में, तब आप बोलिएगा अपनी बात। बीडी मिश्रा साहब, क्या बिना पॉलिटिकल पैट्रनेज के ये संभव है कि लोग पत्थर चलाते रहें, गोली भी चलाने लगे, पेट्रोल बम भी फेंकने लगे, फिर कोई मारा जाए तो उसके जनाजे में हजारों लोग भी उतर आए? हमको 90 सेकंड का टाइम है और मैं इसमें यह कहना चाहूँगा कि बिना पॉलिटिकल पैट्रनेज के ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि वहाँ के जो नौजवान हैं वो पत्थर फेंके, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी सियासत करती हैं, जब पावर में है तो उनका कुछ और रवैया है, और जब पावर के बाहर हैं तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल जाती है और ये पत्थर वाले उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो जाते हैं। अभी एक और स्टेटमेंट एक लीडर दे रहे थे टीवी पर कि हम पत्थर फेंकने वालों से हमको कोई गिला नहीं है, चोट जो जवान को लगती है वो पत्थर से लगती है, और ये जो पत्थर फेंकने वाले हैं उनसे हमको बिल्कुल गिला है, क्योंकि वो नौजवान हैं, जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अगर वो पत्थर फेंकने के लिए पैसा लेते हैं तो उनकी उतनी ही गलती है जितना उनको उकसाने वाले जो उनको पैसा देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स चल रही है। जब वो पावर में है तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कोई और है, पावर के बाहर है तो यही पत्थर फेंकने वाले उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक, मिश्रा साहब मैं वापस आता हूं आपके पास। शबनम लोन, आप लोग तो चुनाव भी नहीं लड़ते, फिर आप किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हैं पत्थर वालों का समर्थन करके? मैं आपसे कहूँ रोहित जी, मैंने 2008 में इलेक्शन लड़ा था और कोई 16,000 वोट मुझे मिले थे और मैं कोई 1100 वोट से हार गई थी। लेकिन मैं आपको इत्तलान एक अर्ज़ कर दूं, जो पीडीपी के कैंडिडेट थे उधर, उनके जो भाई हैं वो डॉक्टर हैं, उनको 4 दिन के बाद, क्योंकि मैंने कंप्लेंट की थी, उनको 4 दिन के बाद 2.5 लाख रुपया, पाकिस्तानी 2.5 लाख रुपया लेके पकड़ा गया था। लेकिन आपको सरप्राइज़ होगा कि जब मैंने वो केस परस्यू किया उसके बाद 10 दिन के बाद न उसका एफआईआर मिला, सिर्फ आफ्ताब एक डेली है न्यूज़पेपर, उसमें वो खबर छपी थी, फिर सब गायब हो गया। खैर छोड़ दीजिए इस मसले को। अब ये अगर हम यही बात मान लें कि पीडीपी ने ये बात सही कही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पत्थरबाजों को सपोर्ट कर रही है और ये उनके सपोर्टर हैं, फिर जो हमारे माननीय राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, फिर इन दो बातों का तो मेल नहीं है ना। या तो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, क्या ये पीडीपी का जो ये मेन कैंडिडेट है, क्या ये कोशिश ये कर रहा है कि वो पाकिस्तान को एक एस्केप रूट दे रहा है? फिर क्योंकि ये कैंडिडेट बिल्कुल राजनाथ सिंह साहब के अगेंस्ट बोल रहा है। बहरहाल शबनम 1.5 मिनट हो गया, पर मैं अगला सवाल आप ही से पूछ रहा हूं। जो बात आप कह रही हैं, आप कह रही हैं कि ये दोनों बातें संभव नहीं है जी। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड और नेशनल कॉन्फ्रेंस सपोर्टेड दोनों एक साथ नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के जो बयान हैं बीच बीच में आते रहे हैं, खासतौर पे कुछ दिन पहले जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा, उसके बाद तो इस बात पे शक ही नहीं होना चाहिए कि दोनों एक साथ सपोर्ट हो सकते हैं। देखिए, जब 2012 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, तब उस वक्त बिल्कुल यही सवाल उठे थे। कहा गया था जी जो पीडीपी है इन्होंने कंट्रैक्टर्स हायर किए हैं जो बड़ी बड़ी ट्रकों में पत्थर लाते थे। तो इन दोनों पार्टियों का ये एक बहुत पुराना सा दाव पे चलता है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, मेरा अहले हिंद से ये सवाल है कि आपने सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है डेमोक्रेसी की इन दो फैमिलीज में की। फारूक अब्दुल्ला ने आपको एक उमर अब्दुल्ला दिए, मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने एक आपको महबूबा मुफ्ती दी, और अब महबूबा मुफ्ती साहिबा ने अपने बरादर को वहां से खड़ा किया है। दैट इज ऑल दे हैव डन। अब आप सब लोगों को लम्हे पिघले। मैडम, आपके परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है क्या? हमने आपके परिवार से कोई विधायक नहीं है क्या? जी जी, मैंने आपसे यही कहा, लेकिन फैमिली सारी की सारी इन्वॉल्व नहीं ना इसमें। मैडम, वहाँ तो सब जगह ही फैमिली बिजनेस चल रहा है ना। आप भी तो परिवार के रास्ते से ही कर रही थी जो कर रही थी, और आपके भाई भी परिवार के रास्ते से ही कर रहे हैं।
आज सवाल ये नहीं है ना कि राजनीति को फैमिली बिजनेस किसने बना लिया। आज सवाल ये है कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने में आप सारे परिवार, मैं आपके ऊपर भी आरोप लगा रहा हूँ, मैं आपके ऊपर भी आरोप लगा रहा हूँ और सीधे सीधे लगा रहा हूँ कि आप तीनों परिवार अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक जो बात बीडी मिश्रा साहब ने कही ठीक उस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हैं मौके का फायदा उठाने के लिए। नहीं सुनिए, मेरा ये सारे कश्मीर को स्पष्ट है कि मेरा अपने भाई के साथ पॉलिटिकली कोई लीग नहीं है। आई डू नॉट एग्री विद हिम और ही इज एंटाइटल्ड टू हिज व्यू, आई एम एंटाइटल्ड टू माइन। वो जो काम कर रहा है मैंने उसके साथ कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, चलिए। मुझे ये लगा कि he took a wrong decision, not in elections के साथ ही, but he took a wrong decision। ये आज का विषय नहीं है। ये महबूबा मुफ्ती के साथ जो उनका ये आज का विषय नहीं है कि आपका परिवार किस धारा पे चल रहा है या बाकी परिवार किस धारा पे चल रहे हैं। आज का विषय ये है, पिछली बार आपने सवाल उठाया था कि जैसे आप दिल्ली में बैठ के कश्मीर की राजनीति को सब कुछ जानना समझना चाहती हैं। सुनिए ना, सुनिए, आपने पिछली बार ये सवाल उठाया था कि हम कितनी बार कश्मीर जाते हैं। आप भी ऐसे दिल्ली के आपने पिछली बार ये सवाल उठाया था कि हम कितनी बार कश्मीर जाते हैं। इसलिए आज मैं राहुल सिन्हा को साथ लेके खड़ा हूँ। आप खुद क्यों नहीं? इसलिए मैं आज राहुल सिन्हा को साथ लेके खड़ा हूँ जो कश्मीर लगातार जाते हैं। और मैं राहुल सिन्हा से पूछता हूँ ये सवाल अब। राहुल सिन्हा ये बताइए मुझे कि मुझे तो ये कह के खारिज कर देती हैं कि आप कश्मीर नहीं जाते। राहुल सिन्हा आप तो जाते हैं कश्मीर, क्या बिना पॉलिटिकल पैटर्नेज के वो पत्थर फेंके जाने संभव है? क्या बिना पॉलिटिकल पैटर्नेज के उन पत्थरबाजों को किराए पे रखा जाना मुमकिन है कि जाओ पत्थर लेके हाथ में और अपनी जान की बाजी लगा दो बंदूक के सामने? देखिए रोहित, शबनम लोन जो बात कह रही हैं उसको देखकर और सुनकर यही लगता है कि शबनम लोन शायद बहुत लंबे वक्त से कश्मीर गई नहीं है। अगर गई होती तो उन्हें कश्मीर की हकीकत, जो नौजवान वहाँ पर पत्थर फेंक रहे हैं, उनकी सच्चाई उनको पता होती। हालात ये हैं कि पिछले 15 साल में कश्मीर में कट्टरपंथी हावी हुए हैं और जो पॉलिटिकल लीडरशिप होनी चाहिए वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। अगर आप लोगों वो को लीडरशिप होता तो फिर वहाँ ये हालात होते। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ वो लीडरशिप। शबनम जी अगर आप इतना जानती हैं, शबनम जी अगर आप इतना जानती हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कट्टरपंथियों ने उन नौजवानों को उकसाना शुरू किया है और आपकी तरीके के जो नेता थे वो डर करके पीछे हट गए और ये पिछले 15 साल से हो रहा है। कोई कश्मीर में किसी ने किसी को उकसाया नहीं है। वहाँ पर सारे के सारे लोग आपके खिलाफ हैं। मैं वसूल से कहती हूँ, एक बच्चा, तभी मैं बोल रहा हूँ कि आप कश्मीर शायद गए नहीं, कश्मीर घूमकर आइए। आपके खिलाफ क्या होता है? कुपवाड़ा, बुरे, तमाम ऐसे आपके खिलाफ क्या होता है? से ज्यादा बात कर रही है। आपके खिलाफ क्या होता है? सुरक्षा बलों के आपके खिलाफ क्या होता है? पाकिस्तान के बारे में जानती है क्या? आपके खिलाफ क्या होता है? क्या माने कौन सी आपके खिलाफ क्या? हर बार जानती है शायद बहुत लंबे वक्त से कश्मीर गई भी नहीं है। मैं कह रही हूं खिलाफ आप कश्मीर गई नहीं लंबे वक्त से। आप किसके कश्मीर के नौजवानों से मिली नहीं है। एक शबनम लोन जी सवाल है मेरा। रोहित जी 5% पत्थरबाजों की बात कर रही है। रोहित जी शबनम लोन जी सवाल करना चाहूंगा। आप लोग क्या बोल रहे हैं? गलत बात कर रही हैं। ठीक आप जमहूरियत में हैं या कहीं टेररिस्ट में हैं? एक मिनट नहीं, आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। रोहित जी मैं बोल सकता हूँ? आप लोग किसी चक्कर बोल रहे हैं। कश्मीर क्या मैं एक सवाल कर सकता हूँ रोहित जी शबनम लोन जी से? महबूबा और फारूक अब्दुल्ला को किसके खिलाफ है? अरे छोड़िए, आप किसके पक्ष में हैं? जाइए उनको पैसे दे दीजिए। शबनम जी एक एक करके बोलेंगी तो आपकी बात भी सुनाई देगी और दूसरों की बात भी आप सुन पाएंगी। आपके साथ अगर आप ये सोच के आई हैं कि मुझे अपनी तकरीर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ शबनम जी से। रोहित जी मैं आपको ऐसा करने की इजाजत नहीं दे सकता। ऑब्जेक्शन करता हूँ। आप भले उसके बाद ये आरोप लगाती रहे कि हमने अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोट दिया है, लेकिन अगर कोई आतंकवाद की पैरवी करेगा तो उसकी अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटना हमारा फर्ज बनता है और हम घोट देंगे। प्लीज, इसलिए प्लीज शबनम लोन एक एक करके बात करें। आप सुन लें दूसरे लोग जो कह रहे हैं, उसके बाद आपके पास जवाब हो तो दे। संबित पात्रा, आपका क्या पॉइंट आप रेज कीजिए। राजीव त्यागी उसके बाद सवाल पूछिएगा। ठीक है शबनम जी, अब हम बोल रहे हैं। देखिए, मैं शबनम जी के साथ आज कोई पहली बार डिबेट में नहीं बैठ रहा हूं। रोहित जी, आपने भी महसूस किया होगा जो आज शबनम जी ने कहा। उन्होंने कहा सब लोग वहां आपके खिलाफ है। हर बार वो यहां एक डाइकोटोमी लाती हैं कि मैं अलग हूं और आप लोग अलग हैं। यहाँ टीवी पर बैठ के हर बार शबनम लोन ये प्रूव करने की कोशिश करती हैं कि मैं कश्मीर हूं और तुम हिंदुस्तान हो और मैं अर्थात कश्मीर हिंदुस्तान के खिलाफ है। शबनम जी, आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं।
कम से कम इतना तो आप इज्जत करिए देश का। आप जैसे लोग, मैं अभी कह रहा था, प्रोफाइल जो है पत्थरबाजों का, कोई एमबीए है, कोई डॉक्टर है, अब आप जैसा वकील अगर ये करेगा कि वो देश को कश्मीर से अलग करके देखेगा, तो वो नौजवानों का क्या होगा जिनके विषय में हम डिबेट और डिस्कस कर रहे हैं। रोहित जी, यहाँ एक बात समझने की आवश्यकता है। बार बार जो हम ये बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना, जो कि बीबी मिश्रा साहब ने भी कहा, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? ब्रिगेडियर साहब ठीक कह रही है, कॉन्स्टिट्यूएंसी इस्लाम का है, ये कोई डेवलपमेंट का कॉन्स्टिट्यूएंसी या अनएम्प्लॉयड यूथ का कॉन्स्टिट्यूएंसी या जिन तक डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाया उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है इस्लाम का। और जब तक हम इसको नहीं मैं माए हैं जिनके बच्चे मर गए बीच में, मैडम बच्चों को कौन आगे करता है पत्थर लेके हाथ में? आप लोग, आज देखिए, आप लोग उतारते हैं उनके बच्चों को पत्थर लेके हाथ में। बच्चे मर गए, आपके बच्चे पढ़ते हैं फॉरेन में, बच्चे मर गए, कैसे मर गए? अलगाववादी नेताओं के बच्चे कृपया समय दीजिए। बच्चे कैसे मर गए? अलगाववादी नेता खुद छुपे रहते हैं घरों में, दूसरों को मार रहे बच्चों को उतारता है। सवाल करना चाहता हूं रोहित जी। राजीव त्यागी, पूछिए सवाल अपना। लोन क्या कर रही हैं? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मैं एक फौजी हूं। शबनम लोन जी, शबनम लोन जी, मेरे एक छोटे-छोटे दो सवाल है आपसे। शबनम लोन, आपकी आवाज बंद कर रहा हूं, जब तक आप सवाल नहीं सुन रहे। मिश्रा जी प्लीज, इनकी लॉयल्टी कहां है? मिश्रा जी, क्लैरिफाई करें। पिछली बार मैंने इसे सवाल पूछा था कि आप एक भारतीय शहरी हैं या नहीं। इन्होंने कहा कि भारतीय शहरी हैं। आज मुझे लग रहा है कि ये भारतीय शहरी नहीं है, ये बगावत कर रही हैं। इनकी लॉयल्टी कहाँ है ये बताएं। ठीक, ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं और कह रही हैं कि कश्मीर में सभी लोग आपके खिलाफ हैं। या आपके माने क्या है इनका? ये मोहतरमा को कहिए कि या तो हिंदुस्तान के वफादार रहें, भारत के प्रति वफादार रहें, या छोड़ के जाएं। ये क्यों ऐसे कर रही हैं? ये यहाँ पर सब पूरा जितना इनका क्रीम है वो क्रीम को ये ले रही हैं और बाकी विष उगल रही हैं। क्यों मोहतरमा ये कर रही हो तुम क्यों ऐसे कर रही हो? अरे रोहित आपको तुम रोहित जी, अब तो मुझे जवाब रोहित जी एक सवाल मैं करना चाहता हूँ। त्यागी जवाब दे रही है, फिर सवाल आपका। ठीक है, बोलिए शबनम। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ रोहित जी। नहीं, ये बहुत गलत बात है रोहित। नहीं तिवारी जी, एक मिनट, इन्होंने मेरे पे बहुत पर्सनल हमला किया है, अब मुझे जवाब देने दीजिए। रोहित, एक बात का मुझे जवाब दे। आज ये जो हमारे जितेंद्र सिंह साहब हैं, उनको दूसरी चैनल पे अभी 1 घंटे पहले मैंने देखा, उनको कहा गया कि महबूबा मुफ्ती ने आज कहा है कि पत्थरबाजों के साथ बातचीत होनी चाहिए। आपको पता उन्होंने जवाब क्या दिया? उन्होंने कहा वो उनसे पूछिए, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये किस किस्म का, ये क्या चाहिए, किस किस्म की जुगलबंदी है? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? और मैं आपसे कहूंगी, कश्मीर का बच्चा छोटे से बड़ा इंसान, वो पॉलिटिकली बहुत अलर्ट है। वो 1947 से इस आग में झुलस रहा है। और ये जो आप लोग हम पे कभी महबूबा मुफ्ती अलर्ट है या आग में झुलस रहा है, क्योंकि आग में झुलस है कभी भी नहीं। आपको पता नहीं 1947 सज्जाद लोन और शबनम लोन को दे देनी चाहिए पूरे कश्मीर की कमान, ताकि सबके हाथ में पत्थर पकड़ा दे। राजीव त्यागी, पूछिए सवाल अपना। नहीं मालूम है मोहतरमा, आपको तवारीख के बारे में नहीं मालूम है? देखिए मेरा बहुत स्पष्ट सवाल है। अब बीडी मिश्रा जी एक बार सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। आप हमको बार-बार कहते हैं आप जाएं, तो मैं कह रही हूँ जनरल साहब आपको फिर आप चले जाएं वहाँ से। बिल्कुल नहीं मालूम है। मैं कह रही हूँ जब कश्मीरी आपको नहीं चाहते तो फिर आप जाएं ना वहाँ से। हमको कह रहे हैं दिल्ली से जाओ। बीडी मिश्रा जी ने सवाल पूछने दीजिए। जब आप कहेंगे दिल्ली से चली जाए तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मैडम दिल्ली से नहीं, वो आपको देश से जाने के लिए कह रहे थे। शांतिपूर्वक दिल्ली से नहीं, देश से हिंदुस्तान से जाने के लिए कह रहे थे। राजीव त्यागी बोलिए। और मैं अपनी मेहनत से पैसा कमाया है मैंने। ठीक, राजीव त्यागी बोलिए। बहुत स्पष्ट सवाल है शबनम लोन जी से मेरा। शबनम लोन जी, शबनम लोन जी, प्लीज, आपके पास बड़ी मेहनत करके पैसा कमाया। ओके किसी की सिफारिश, ठीक है मैडम, मेहनत करके पैसा कमाया, लेकिन आता तो हिंदुस्तानी करेंसी में होगा ना, कि पाकिस्तानी करेंसी में आता है वो पैसा? मेरे कोई अंकल नहीं है यहाँ पे। प्लीज राजीव त्यागी, पूछिए सवाल अपना क्या है। मुझे इंडियन करेंसी में पैसे मिले हैं। हाँ मैडम, बहुत अच्छा लगता है। प्लीज जी, बहुत विनम्रता पूर्वक आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अंकल नहीं है। राजीव पूछिए सवाल अपना। राजीव जी पूछिए सवाल। भाई ऐसे बीडी मिश्रा जी सुन लीजिए, मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है शबनम लोन जी आपसे। आपके पास पासपोर्ट कहाँ का है? आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ का है? आपके पास वोटर आईडी कहाँ का है? कौन से देश का? कृपया देश का नाम बताने की चेष्टा करें और कष्ट करें।
कहां का पासपोर्ट है, कहां का ड्राइविंग लाइसेंस है, कहां का वोटर आईडी कार्ड है आपके पास? मैं राजीव त्यागी हूं, प्रवक्ता हूं कांग्रेस पार्टी का। ये कौन कह रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक सवाल पूछा मैंने छोटा सा, मेरी क्वेरी को शांत कर दीजिए। कजिन ब्रदर हाँ, कजिन ब्रदर भी शामिल हो गए हैं आपके साथ। कजिन ब्रदर तो आपके यहाँ पे हैं। संबित पात्रा जी प्रधानमंत्री महोदय लेने गए थे उनको। प्लीज सज्जाद लोधी जी को एक एक करके बात कर लीजिए प्रधानमंत्री महोदय को। इस तरीके प्रधानमंत्री का जवाब देते की सरकार ने, राजीव त्यागी बेटी की सरकार ने, प्लीज क्या हुआ था संबित पात्रा? वापस आ गए एक दूसरे पर, फिर से आप लोग उसी में शुरू हो गए। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आप तीनों अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हैं केवल, और इसलिए सवाल अगर घटिया है तो मेरे देश की सेना घटिया नहीं है। आपके पास बताइए ना कौन सी देश का पास कर रही है, कौन सी देश का ड्राइविंग लाइसेंस कर रही है, कहां पर वोटिंग का अधिकार है आपको बताइए ना। आप लोग सवाल पूछ रहे हैं आपसे तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। मुझे कांग्रेस सुनिए राजीव त्यागी साहब, आपका मुझे समझ में आता है। आप लोगों को तो बीजेपी वालों ने बाजी मार ली, उसको गुरु को फांसी आप लोगों ने गलत तरीके से ली, लेकिन उसका फायदा बीजेपी ले गई। मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब दीजिए। मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब दीजिए। सीधा सीधा जवाब, सीधा सीधा जवाब है आपके पास। आपका भारत का पासपोर्ट होगा, भारत का ड्राइविंग लाइसेंस होगा। शबनम लोन निर्वाचन आयोग का चिदम्बरम जी का जवाब दे दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं मुझे कश्मीर का पासपोर्ट अलग मिले तो दे दें। आवाज बंद कर देते हैं हम सबकी। कश्मीरी पत्थर फेंकने आप सबकी आवाज बंद कर रहे हैं। आम कश्मीरी से मैं कहना चाहूंगा, जिसका सवाल पूछेंगे केवल उसी की आवाज सुनाई देगी। कश्मीरियों को ठीक है शबनम लोन प्लीज, और देश प्लीज शबनम लोन अपनी भाषा का संयम रखिए प्लीज। बीडी मिश्रा, कल प्रधानमंत्री गए, उन्होंने कहा एक तरफ वो लड़के हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं और एक तरफ वो युवा हैं जो पत्थर काट के इस देश की तकदीर बना रहे हैं। कश्मीर को कैसे युवक चाहिए? कश्मीर के बेहतर भविष्य के लिए जो युवक चाहिए वो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज और ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स और ऐसी पॉलिटिकल वॉइसेस के रहते मिल पाएंगे क्या कभी? और मुझे लगता है कि अगर ऐसे लोग कश्मीर के बारे में कमेंट देंगे जैसे मोहतरमा दे रही हैं, तो शायद ये नौजवान और भी भटकेंगे। और मुझे यह भी लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है वही करेक्ट रास्ता है, वही करेक्ट रास्ता है, और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और मैं ये भी समझता हूं कि जितना भी प्रयास हो रहा है कश्मीर को डेवलप करने का, ये मोहतरमा लोन जैसे लोग जो हैं और भी विष डाल रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि ये अपने को क्लेम करती हैं कि पढ़ी लिखी हैं और ये सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। कह क्या रही हैं ये? शायद इनको अपनी जुबान सुनाई नहीं पड़ती है। इनको बताएं कि ये नौजवानों को इस तरीके से न यूटिलाइज करें और यह समझ लें कि कश्मीर का भविष्य भारत के साथ है और इनका जो एजेंडा उसके साथ नहीं है। बहुत अफसोस है। मैं ये समझता हूं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा वही एक रास्ता है, वही इनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन जो सियासत हो रही है, जहां पर वंशजों का राज्य चल रहा था, उनके वजह से जो सियासत हो रही है उसके वजह से प्रॉब्लम है। ठीक है राहुल सिन्हा, क्या आपको लगता है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है उस बात में दम है कि चुनाव है इसलिए पीडीपी इस तरीके के जुमले उछाल रही है? देखिए, चुनाव है इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, ये तो तय बात है। लेकिन रोहित, उससे पहले शबनम लोन से मेरे कुछ एक सवाल ज़रूर हैं। हम लोग शबनम लोन से ये पूछ रहे हैं कि वो भारत की नागरिक हैं या कहाँ की हैं, पासपोर्ट और बाकी सारी बातें। मुझे लगता है वो कश्मीर तक को, भारत छोड़िए कश्मीर तक को बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानती हैं। शबनम लोन ये बता पाएंगे कि पिछली बार वो कश्मीर कब गई थी? क्या कभी दक्षिण कश्मीर गई थी? उन्हें पता है कि क्या अभी पिछले कुछ महीने पहले वहाँ पर सेना ने कैंप लगाया था भर्ती के लिए? उस दक्षिण कश्मीर में जहाँ पर आप पत्थरबाज देख रही हैं, वहाँ 5 से 6 हज़ार नौजवान पहुँचे थे देश की सेना में भर्ती होने के लिए। कभी गुरेज गई हैं आप वहाँ पर? कभी गुरेज गई हैं आप वहाँ पर? जिस तरीके से लोग झूठ बोल रहे हैं आप, नहीं गई हैं आप, कुछ पता ही नहीं आपको नहीं पता शबनम जी, या फिर आप जानबूझकर ये तस्वीर देश के सामने लाना नहीं चाहती? वो कट्टरपंथी ताकतें जो कि लगातार इस कोशिश में रही हैं कि इस तरीके की तस्वीरें, भारत के पक्ष वाली तस्वीरें देश के सामने ना आए, दुनिया के सामने ना आए। आप शायद उन्हीं चंद लोगों में से एक हैं, क्योंकि आप शायद कभी गुरेज नहीं गई हैं। आप उस दक्षिण कश्मीर में उस नौजवान से नहीं मिली हैं कुपवाड़ा बारामूला के, जो कि देश के सुरक्षा बलों में शामिल होकर के देश की सेवा करना चाहता है। आप ये तस्वीर, ये कहीं सुनी बातें नहीं है शबनम जी, ये पूरे देश के सामने तस्वीरें हैं। वो नौजवान चीख के कह रहा है कि आप जैसे लोगों से हट करके वो देश की सेवा में जुड़ना चाहता है। आप कहाँ की बात करेंगे शबनम जी? आपको कुछ नहीं मालूम, आपको कुछ नहीं मालूम है। चलिए मेरे साथ, आप मेरे साथ अनंतनाग चलेंगी?
शबनम जी अनंतनाग चलेंगी मेरे साथ? शबनम जी मेरे साथ अनंतनाग चलेंगी? मैं खुल के पूछ रहा हूँ आपसे, अगर आप इतना जानती हैं मेरे साथ अनंतनाग चलेंगी? क्या आपको पता है कल अनंतनाग में जो पत्थरबाजी हुई उसके बाद सीआरपीएफ के साथ बहुत से वो लड़के जो 8 साल पहले पत्थर चलाते थे वो खड़े होकर के उन पत्थरबाजों को समझा रहे थे कि पत्थर नहीं फेंकना चाहिए? क्या आप उस नौजवान को जानती हैं कश्मीर के? नहीं जानती हैं, आप सिर्फ उन पत्थरबाजों को जानती हैं जो 5 से 10% है। संबित पात्रा, एक तरफ तो ये बहस है कि पत्थरबाज को सपोर्ट कौन करता है, सपोर्ट कौन नहीं करता। शबनम लोन प्लीज, उनके साथ उनको बहका रही हूं, शबनम लोन, फिर तो आपने मसला हल कर दिया। आपको जाना है राहुल सिन्हा के साथ अनंतनाग, तो बताइए। और ना ही राहुल सिन्हा ने जितने सवाल पूछे उसमें से एक का भी आपने जवाब दिया, बस ये कह दिया आप झूठ बोल रहे हो। आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ना मैडम? मैडम आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ना, प्लीज आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। संबित पात्रा, संबित पात्रा, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है। 12 मोबाइल फोन मिलते हैं जेल में से, जब आपकी पुलिस, आपकी सेना के जवान बाहर पत्थर खा रहे हैं, पेट्रोल बमों से मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं, आतंकवादियों का सामना करने जाते हैं, तो दूसरी तरफ से लोकल लोग छुप के पत्थर फेंकने लगते हैं। उस स्थिति में अगर जेल में 12 मोबाइल फोन मिल रहे हैं तो ये तो मानिए कम से कम कि आपकी जो सरकार चला रही है उसके अफसर कहीं ना कहीं उन चीजों को सपोर्ट करते हैं, तभी 12 मोबाइल फोन अंदर पहुंच जाते हैं। और मसरत आलम के हाथ में मिलते हैं 2 फोन उसमें से। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, और मैंने इसीलिए कहा ये कॉन्स्टिट्यूएंसी को बहुत अलग रूप से देखने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं मिलीभगत बहुत सारे लेवल पे हो रही है, और 12 मोबाइल फोन अगर अंदर पहुंची है तो 12 मोबाइल फोन रिकवर भी हुई है, वो इसी सरकार ने रिकवर किया है। मतलब अगर कुछ फोर्सेस हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं तो वो ताकतवर फोर्सेस ज़्यादा हैं जो हिंदुस्तान के पक्ष में काम कर रही हैं और हिंदुस्तान को कभी भी झुकने नहीं देगी। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि आप देखिए, ये जो पैसे मिलते हैं पत्थरबाजों को, ये जो व्हाट्सएप का मैसेज जाता है, ये यही दिखाता है कि एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है और बहुत ऑर्गेनाइज्ड ढंग से काम होता है। ऐसे में मैं हाथ जोड़ के सिर्फ इतना विनती करता हूं कि जितने मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको तो एक हो जाना चाहिए, बाकी छोड़िए। शबनम लोन जी क्या कह रही हैं? अभी मेरे भाई राजीव त्यागी जी, जिनका सम्मान करता हूं, उन्होंने शबनम जी से कुछ सवाल पूछे। मैं राजीव जी से पूछता हूं, चिदम्बरम जी का क्या कहना था? आपसे तो बड़े नेता है चिदम्बरम जी का कहना था कश्मीरियों के साथ अन्याय हुआ, उनको ऑटोनॉमी दे देना चाहिए। 10 वर्षों तक अन्याय हुआ, उन्होंने अपना कालखंड भी उसमें मान लिया। और दूसरी बात, जब आर्मी के चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं, तो आपके नेताओं ने कहा कि आर्मी के चीफ जो है उन्होंने अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है। ऐसे में राजीव जी, क्योंकि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, मैं आपके माध्यम से चिदम्बरम जी को और आपके तमाम गुलाम नबी आजाद साहब को भी कहना चाहूंगा कि इस मसले में शबनम लोन जी को समझाने से पहले कम से कम वो खुद तो समझ ले। ठीक, राजीव त्यागी बोलिए। मैं इस बात को अभी तक समझ में नहीं पाया हूं कि संबित पात्रा जी एक तरफ सरकार में जब मोबाइल अंदर जेल में पहुंचते तो उसकी भर्त्सना करते, दूसरी तरफ सरकार को सर्टिफिकेट देते हैं कि मोबाइल पकड़े गए। भाई, पीडीपी की जो सरकार है उसकी आलोचना सबसे पहले किसने की थी? प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था बाप बेटी की सरकार ने बर्बाद कर दिया कश्मीर। आज बेटी के चरणों में बैठकर के भारतीय जनता पार्टी वहां रामधुन बजने का काम कर रही है, तो ये चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं पूछना चाहूंगा संबित पात्रा जी आपसे 2 सवाल है मेरे। पहला सवाल तो यह है, एनसीपी के बारे में पीडीपी जो कह रही वो सही है, या देश के गृह मंत्री संसद में जो बयान दे रहे हैं पाकिस्तान को लेकर के और पत्थरबाजों को लेकर वो सही है? दोनों में से कौन सा सही है ये बता दीजिए प्लीज। और दूसरा सवाल मेरा ये है, रोहित जी मुझे 30 सेकंड और दे दीजिए। पिछले 30 महीने में अगर हमारी सरकार की बात करें, यूपीए सरकार की, तो 30 महीने में 46 सिविलियंस मारे गए थे हमारी सरकार में, जब हमारी सरकार थी। 94 जवान शहीद हुए थे। मेजर सीजफायर वायलेशन पाकिस्तान ने 461 किए थे और मेजर टेररिस्ट इंसिडेंट थे 78। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान पिछले 30 महीनों में 82 सिविलियन मर गए हैं, 191 जवान शहीद हो चुके हैं, 1343 बार पाकिस्तान, सुनने की बात है, 1343 बार पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन किया है और मेजर टेरर इंसिडेंट 160 हुए हैं। मैं पूछना चाहूंगा आपसे, सरकार जब ये जानती है कि पाकिस्तान इसको प्रायोजित कर रहा है तो सरकार एक्शन पाकिस्तान के विरुद्ध क्यों नहीं करती? संबित पात्रा सीधा एक सवाल है कि मकड़ी के जाले पर वार करने की बजाय आप मकड़ी पे वार क्यों नहीं करते हैं? अरे भाई, मकड़ी पे वार करिए जो पाकिस्तान है, आप मकड़ी के जाले पे वार कर रहे हैं संबित पात्रा, और इधर बैठ करके बड़े राष्ट्रपति बन जाते हैं आप। मकड़ी के घर जाके क्या बोल रहे थे त्यागी जी? वो मणिशंकर अय्यर मकड़ी के पास जाके बोल रहे थे मोदी की सरकार को गिराना होगा। मकड़ी के घर क्यों गए थे यार? खाना खाते इतना मकड़ी के बारे में जानते हैं तो मकड़ी की माँ को शॉल मकड़ी के घर जाके बोल रहे थे कि हाँ, मकड़ी की माँ के लिए गिराना होगा। किसने भेजा था? मकड़ी याद आई है। मकड़ी की माँ के लिए आम किसने भेजे थे बिना बुलाए?
इसके बारे में कौन कहेगा? मकड़ी को छोटा भाई किसने बताया? मोहन भागवत ने बताया। ऐसा बोल के कुछ नहीं होगी। बयान है, दर्ज बयान है संबित पात्रा, मोहन भागवत जी का बयान पढ़ लीजिए और पिछले उसमें चले जाइए। सवाल है मेरा कि 20 महीनों में 10 टेरर अटैक हुए देश में और सरकार चुड़िया पहन के बैठी है और मकड़ी के जाले पे वार ना करके मकड़ी के जाले पे वार कर रही है, मकड़ी पे वार नहीं कर रही है। हो गया। किसी सरकार ने नहीं छोड़ा पाकिस्तान के नेताओं के साथ। कोई क्रिकेट बुला के फोटो खिंचवाता रहा, कोई जियारत करवा के फोटो खिंचाता रहा, तो नई सरकार शादी में जाके फोटो खिंचाने लगी, शॉल भेज के फोटो खिंचाने लगी और आम मंगा के फोटो खिंचाने लगी, जैसा राजीव त्यागी आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि फोटो आप लोग खिंचाएंगे, मरेगा आम कश्मीरी का बच्चा। फोटो आप लोग खिंचाएंगे, नाम इतिहास में आप लोग दर्ज कराएंगे कि हमने तो इतनी कोशिशें कर दी, लेकिन मरेगा हिंदुस्तान का वो सेना का जवान जिसकी कोई गलती नहीं है, जो केवल अपनी ड्यूटी कर रहा है वहां खड़े होके। वो आतंकवाद का भी सामना करेगा और अपने लोगों पर गोली चलाने का आरोपी भी बनेगा। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? संबित पात्रा, बात आप पर थी, आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि बार बार जब इन पत्थरबाजों से या राजनेताओं से भी जम्मू कश्मीर में पूछा जाता है कि आखिर आप क्या चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि ये डेवलपमेंट का विषय नहीं है, ये एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहते हैं हम लोग। देखिए, आपको याद होगा जब 80,000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर को दिया गया था, जो कि जम्मू कश्मीर का राइटफुल डिमांड है, उनका उन्हीं के हक का पैसा उनको मिला, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि नहीं, पैसे से कुछ नहीं होगा, ये पत्थरबाजी पैसे से बंद नहीं होगा, एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहिए। मैं आज शबनम लोन जी से पूछता हूं कि आखिर ये पॉलिटिकल सॉल्यूशन क्या है। और मैं आपको इतना भी कह दूं, अगर आप कहेंगे कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन ऑटोनॉमी है, प्री 1953 पर स्टेट है, या तो फिर इंडिपेंडेंस है, तो वो तो भूल ही जाइए। और अगर आप कहेंगे कि नहीं, हम परेशान होकर पत्थर फेंक रहे हैं क्योंकि हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है और हम एग्रीव्ड हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा फिर तो जो हमारे कश्मीरी पंडित नवयुवक हैं उनको तो माउंट एवरेस्ट फेंकना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप परेशान होकर पत्थर फेंक रहे हैं तो उससे ज्यादा परेशान तो कश्मीरी पंडित नवयुवक है, उनको तो पत्थर बड़े बड़े माउंटेन फेंकने चाहिए। देखिए, इसके पीछे जो आपकी मनसा है उसको क्लियर करिए। इंडिपेंडेंस नहीं, आप इंटीग्रल पार्ट इंडिया के हैं। ओके, शबनम लोन, पॉलिटिकल सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले पॉलिटिकल सॉल्यूशन मैं क्यों बोलूं आपको? आप जो इतने जबरदस्त वहां पे बैठे हुए हैं, सब लोग बुद्धिमान, सवाल ही पैदा नहीं। कश्मीरियों को आपको पॉलिटिकल सॉल्यूशन बोलना ही नहीं चाहिए। एक दूसरी बात मेरी संबित पात्रा जी से, इन्होंने ये बार बार कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं। आज रोहित सरदाना, आपको भी मजा उसी में आता है ना जहाँ चीख चिल्लाहट हो जाए, केवल सॉल्यूशन की बात हो तो आप उसको बाईपास कर देती है ना। आपको भी मजा इसी में आता है कि कश्मीरी पंडित की बात पे वापस जाऊं, फिर हम एक दूसरे पे चीखे चिल्लाएं, 1 घंटा खत्म हो जाए और घर चले जाए, फिर अगले दिन फिर किस दिन आ जाए डिबेट। सुनिए, नहीं, आप बोलिए ना, सोल्यूशन क्या है आपकी नजर में? मैं कह रही हूं कि आप दावा करती है ना कि आप कश्मीर की आवाज है, आप बोलिए ना क्या सोल्यूशन है कश्मीर को चाहिए? कश्मीरी पंडित जो वहां कैबिनेट में क्यों नहीं है कोई मिनिस्टर? मैं आज मैडम, मैं सवाल आपसे कुछ और पूछ रहा हूं, आप जवाब कुछ और दे रही हैं। आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि कश्मीर को क्या सोल्यूशन चाहिए? दीजिए, कश्मीर को क्या सॉल्यूशन चाहिए ये तो बताइए। क्यों? वैसे उससे पहले मैं जरा कैमरामैन से कहूंगी, ये जरा नहीं, पहले नहीं, मोहतरमा जवाब दीजिए। मोहतरमा आप जवाब दीजिए, कैमरामैन आप जवाब दीजिए। आप एवेट नहीं कर सकती हैं। अगर आप डिबेट पर आई हैं तो आपको ईमानदारी से डिबेट करना पड़ेगा। आप जवाब दीजिए। उन्होंने कर दिया, आपको ईमानदार होना पड़ेगा। क्या चाहिए कश्मीर को? बोलिए। आपको ईमानदारी से बताना पड़ेगा कि आपके जहन में क्या है पॉलिटिकल सॉल्यूशन। जिस तरह से आप लोगों ने मुझ पे आज जबरदस्त हमले किए हैं, इस तरह से मेरे साथ काम नहीं चलता। आप कुछ भी आप जवाब दीजिए, आपसे सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, शबनम लोन, ये वही पॉलिसी है। हम तो हाथ में पत्थर लेके आएंगे, हम हाथ में पेट्रोल पंप लेके आएंगे, हम अपने को इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह ट्रीट करना चाहेंगे, लेकिन आप अपनी सेना को अगर कहेंगे गोली चला रहे हो तो हम कहेंगे कि हम विक्टिम हैं, हमें मार दिया। ये वही पॉलिसी है जो आप टीवी पे अपना रही है, वही पे वहां लड़कों को अपनाने को कहती है जो पत्थर लेके आते हैं। ठीक है मैडम, हो गया मैडम, पर्याप्त समय मैंने आपको दिया। इससे ये पता लग गया कि मानसिक तौर पे आपका स्टैंड क्या है, वो साफ हो गया कि आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप केवल हल्ला मचाने आती हैं। नहीं, मिश्रा साहब, सॉल्यूशन क्या है पत्थरबाजों का? एक लास्ट कमेंट केवल, मिश्रा साहब। क्या मतलब है?
पत्थरबाजों का जवाब एक है जो जनरल रावत ने कहा है। पत्थरबाज जितने भी हैं उनको टेररिस्ट ट्रीट करना पड़ेगा और कोई आंसर नहीं है। और जनरल रावत ने जो बात कही है 100% करेक्ट है, वही उसका आंसर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। राजीव त्यागी, माफी चाहता हूँ, कमेंट आप करना चाहते थे लेकिन समय से हम ओवर हैं ऑलरेडी। एक चीज आपने देख ली, जो पत्थरबाजों का समर्थन करते हैं उनसे आप अगर पूछिए कि सॉल्यूशन क्या है, उनके पास सॉल्यूशन नहीं होता। वो वापस वहीं चले जाना चाहते हैं जहां हल्ला हो, हंगामा हो। इसलिए देश की राजनीतिक पार्टियों को तय करना पड़ेगा कि वो कश्मीर को हमेशा अपने चुनाव घोषणा पत्र में ही देखना चाहते हैं या फिर कश्मीर को, जो भारत का स्वर्ग कहा जाता है, वाकई स्वर्ग की तरह बना के रखना चाहते हैं।